मैं वरुण सिंह क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 15 एयर अराउंड अस का लेक्चर 1 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप तब तक वीडियो पर बने रहें। चैप्टर 15 और उस चैप्टर 15 का नाम है आपका एयर अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो एयर है उनके बारे में। तो जो एयर है, सबसे पहले कि एयर हमारे तरफ जो भी एयर, हम लोग जितने भी पीपल्स हैं, चाहे जितने भी अर्थ का जो ऊपर वाला एटमॉस्फेयर है वो एयर से बना हुआ है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है, बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है। और चारों तरफ जो एयर है हमारा उसको हम अपनी नेकेड आंख से नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी एयर थ्रू आवर नेकेड आइज। अपनी नंगी आंखों के सहारे हम इस एयर को नहीं देख सकते हैं, बट वी फील द एयर। हम लोग एयर को महसूस करते हैं। हमारे चारों तरफ जो एयर है उसको हम फील कर सकते हैं। तो एयर वी फील। तो अब जो है हम लोग पहले पढ़ेंगे एयर। एयर क्या है? इट इज अ मिक्सचर। इट इज मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, बहुत सारे गैसों का ये मिश्रण है। अब एयर के बारे में हम क्या है, क्या आप एयर देख सकते हैं? एयर कैन नॉट बी सीन। एयर कैन नॉट बी सीन। एयर को हम और आप नहीं देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी एयर, बट वी फील। बट वी कैन फील एयर, बट वी कैन फील एयर। हम लोग एयर को महसूस कर सकते हैं। वी कैन फील, हम लोग महसूस कर सकते हैं। फील एयर, हम लोग एयर को क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। महसूस करने का अर्थ होता है कि जब एयर हमारे हमसे करीब होकर गुजरता है तो उसके ब्लोइंग को हम महसूस कर सकते हैं। वी कैन फील ब्लोइंग एयर। अब एग्रीकल्चर में एयर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि हम लोग विनोइंग वगैरह जो चैप्टर में पढ़े हुए थे, तो विनोइंग में एयर से क्या होता था कि हस्क वगैरह को सेपरेट किया जाता था ग्रेन से। तो एयर वाज वेरी हेल्पफुल टू द फार्मर्स एंड फॉर ड्यूरिंग एग्रीकल्चर के समय एयर का बहुत महत्व बढ़ जाता है। हाई स्पीड, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एयर जो है, अगर मान लीजिए एयर बहुत तेज चल रही है, हवा बहुत तेज चल रहा है, तो क्या होगा कि वो ब्लोइंग विंड्स बहुत फास्ट है, स्टॉर्म है, तो उस केस में वो आपके बड़े बड़े ट्रीज को अपरूटेड कर देते हैं, ट्रीज को कबार देते हैं, पेड़ पौधे को कबार देते हैं। तो हाई ब्लोइंग विंड इज वेरी हार्मफुल। तो इसमें क्या होता है कि अगर एयर मूव करता है, एयर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। हम लोग मूविंग एयर को क्या कहते हैं? मूविंग एयर is called wind. Moving air is called wind. बहते हुए हवा को, मूविंग एयर को हम लोग विंड कहते हैं। एयर क्या है कि एयर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। देखिए, एयर जब भी आपके हमारे बीच में भी है, फिर भी हम आपको देख सकते हैं, आप हमको देख सकते हैं। तो एयर एक कैसा मीडियम है? ट्रांसपेरेंट मतलब हम देख सकते हैं आर पार। वही चीज अगर मान लीजिए कि अगर एयर ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो हम एक दूसरे को देख नहीं हो पाते, शायद लाइफ का सर्वाइवल नहीं हो पाता। तो एयर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मतलब हम देख सकते हैं। हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में। तो एयर कैसा मीडियम है? एयर इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एयर में हम लोग चलेंगे। व्हाट इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। पहला कि क्या एयर को आप किसी भी कलर में देखते हैं?
जब हम अपनी वायुमंडल में भ्रमण करते हैं, चलते हैं, तो एयर को किसी भी हम लोग कलर में देखते हैं? नो, बिकॉज एयर इज कलरलेस। हमारा एयर जो है पहला प्रॉपर्टीज में है, इट इज कलरलेस, इट इज कलरलेस, कलरलेस, ये रंगहीन होता है, उसका कोई स्वाद नहीं है। सो दिस इज ऑर्डरलेस, गंध नहीं है, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। तो एयर क्या होता है? कलरलेस, ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस एंड इसका कोई स्वाद नहीं है, टेस्टलेस। तो हमारा एयर कैसा है? कलरलेस है पहला, उसको उसमें कोई एयर में हमारे रंग नहीं रहता है, उसका कोई गंध नहीं होता है, उसका कोई स्वाद नहीं होता है। एयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। दूसरा कि एयर हैज मास। एयर की एक प्रॉपर्टीज है कि एयर हैज, बचपन से पढ़े, एयर हैज मास। एयर में द्रव्यमान होता है, एयर में मास होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग बर्थडे के समय हम लोग बैलून वगैरह यूज करते हैं, तो जो इन्फ्लेटेड बैलून होता है उसका अगर वेट नोट कर लिया जाए, और अगर बैलून में हम कार्बन डाइऑक्साइड भर देते हैं, व्हेन वी ब्लो कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द बैलून, जब हम बैलून में कार्बन डाइऑक्साइड भरते हैं, चाहे बर्थडे में हम बैलून्स को स्वेल करते हैं, फुलाते हैं, तो वो क्या होता है कि उसको अगर हम मेजर करें, उसका वेट और इन्फ्लेटेड बैलून का वेट, जो बैलून फूला हुआ है उसका वेट और जो बैलून इन्फ्लेटेड है उसका वेट अगर हम मेजर करते हैं, तो देयर विल बी डिफरेंस इन वेट, एंड सो वी से दैट एयर हैज वेट। और इसके आधार पर हम कहते हैं कि एयर में भार है। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, क्लास एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर। एयर सभी दिशाओं, सभी जगहों पर है। अगर हम बात करेंगे इन आवर अर्थ एटमॉस्फेयर, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। इवन दोज कंटेनर, वेसल्स जो भी हम लिए हुए हैं, अगर इस कंटेनर में देखें तो इसमें भी एयर भरा हुआ है, क्योंकि चारों तरफ हमारा जो है वातावरण एयर का है, तो एयर जो होगा हर स्पेस में कहीं ना कहीं वो फंसा होगा। तो एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इन एवरी प्लेस। एम्प्टी बोतल से लेके आपका एम्प्टी ग्लास से लेके हर जगह पर एयर भरा हुआ है। अगर आप अर्थ के एटमॉस्फेयर में हैं तो उससे हम लोग बचे नहीं हैं। बार बार हमारे शरीर से एयर जो है, एयर के मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सो मेनी गैसेस ऑलवेज कोलाइड विथ आवर बॉडीज, हमेशा स्ट्राइक करते रहते हैं, हमेशा दे आर मोशन, ये मोशन में रहते हैं, इसलिए ये सब हमारे शरीर पर बराबर स्ट्राइक करते रहते हैं। तो एवरीवेयर, वेयर एवर यू फाइंड, हम लोग एयर के वातावरण में ही हैं। तो एवरीवेयर इट हैज टेकन इट्स प्लेस, सो एयर हैज वेट एंड एयर हैज स्पेस एंड एयर इज अ मैटर। हमारे एटमॉस्फेयर में है, मीन्स अक्सर सारा जो है कि एयर से भरा हुआ है। सॉइल में अगर बात करें तो सॉइल में भी एयर फंसा हुआ रहता है। तो दीज ऑल थिंग्स, सो वी कैन से एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो एयर अगर बात करेंगे हम अर्थ एटमॉस्फेयर में, तो इन आवर अर्थ एटमॉस्फेयर, इन आवर अर्थ एटमॉस्फेयर एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एवरी, हवा जो है वो सब जगह है अर्थ एटमॉस्फेयर में। आवर अर्थ एटमॉस्फेयर इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर। आवर अर्थ एटमॉस्फेयर, Earth atmosphere is surrounded by a layer of a, we can say thin layer of atmosphere, thin layer of atmosphere में इससे ये सराउंडेड है। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर में एयर हर जगह है। Our Earth atmosphere is surrounded by thin layer of air, thin layer of atmosphere, मतलब thin layer होता है एयर का एटमॉस्फेयर में। इसको हम दिखा रहे हैं आपको, we have thin layer, this is, ये हमारी मदर अर्थ है, दिस इज आवर मदर अर्थ। हम इंडियंस पृथ्वी को माता कहते हैं।
दिस इज आवर मदर अर्थ, और इसके चारों तरफ ये एक थिन ब्लैंकेट है एटमॉस्फेयर का, दिस इज एयर, चारों तरफ इसके एयर है, एवरीवेयर यू फाइंड एयर, मीन्स हर जगह एयर यहाँ पर है, एयर का एक थिन आवरण है, एयर, दिस इज एवरीवेयर यू विल फाइंड थिन लेयर ऑफ एयर, हर जगह थिन लेयर ऑफ एयर है। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रत्येक जगह थिन लेयर है एयर का। तो मदर अर्थ हमारी चारों तरफ एयर से घिरी हुई है, एटमॉस्फेयर बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ एयर के कारण हम लोग इस अर्थ पर सरवाइव कर रहे हैं। सो द एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, यहाँ अगर हम जाते हैं तो यहाँ भी एयर है, हर जगह जो है इसका एक कुछ रेंज है, इतना दूर तक हमारा एटमॉस्फेयर है, बाकी जगहों का रेंज जो है वो बढ़ते घटते रहता है, लिथोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, सो मैनी, मतलब कि इसका रेंजिंग है, इसको हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन हमारी पृथ्वी के चारों तरफ ये जो एयर का एटमॉस्फेयर है ये बना रहता है और हर जगह पर एयर मौजूद होता है। एयर और ये एटमॉस्फेयर जो हमारा एटमॉस्फेयर है, दिस एयरी एटमॉस्फेयर, दिस एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल, ये हमारा क्या है, एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, ये एटमॉस्फेयर एसेंशियल होता है हमारे जीवन के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, और ये कुछ किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है, जिसकी चर्चा हम लोग थोड़े हाई क्लास में करेंगे। इस लगभग 11 किलोमीटर तक आप कह सकते हैं कि ये एक्सटेंड करता है, एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करता है अबाउट सरफेस ऑफ द अर्थ। हम लोग जो एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वी लिव विद इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, हम लोग अर्थ के एटमॉस्फेयर के ही रेंज में रहते हैं। वी लिव विद इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, हम लोग अर्थ के वातावरण में ही सर्वाइव करते हैं। अब हम लोग चलेंगे कि एयर बताए हम क्या, कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर एयर, composition of air, or what is air made up of, what is air made up of, or you can say composition of air, composition of air, we can say composition of air, हवा क्या से बनी होती है, what air is made up of, मतलब कंपोजिशन का अर्थ होता है कि एयर का what is air made up of। तो हम लोग कहेंगे कि पहला तो जान रहे हैं एयर मीन्स गैस, we know that air is mixture of gases, पहला mixture of air is mixture of gases, हवा जो है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। फॉर पहले हम लोग जो है आवर कंट्री जो है स्पिरिचुअल क्षेत्र है, आध्यात्मिक चीजों का सबसे बड़ा केंद्र था, तो सबसे पहले इंडिया था। तो वी इंडियन सबसे पहले क्या था कि हम लोग ये बात जानते थे, साइंस में भी हम लोग अग्रणी थे, तो ये जानते थे कि एयर एक ही तरह के कंपोजिशन का बना हुआ है, एयर को एक तत्व मान लिया गया था, एयर को एक एलिमेंट्स मान लिया गया था। बट नाउ फर्दर रिसर्चेस इट सेज दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, एयर मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का, ये कॉम्बिनेशन होते हैं डिफरेंट गैस का, नॉट ए सिंगल गैस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, इट इज नॉट ए सिंगल गैस, इट इज नॉट ए सिंगल गैस, ये सिंगल गैस नहीं है। Single air is a mixture of many gases. Air is a mixture of many gases. Air is a mixture of many gases. Air is mainly, अगर मान लीजिए एयर की बात करें तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ये अर्थ एटमॉस्फेयर के चारों तरफ ये अर्थ, ये एयर में ज्यादातर जो है हमारा नाइट्रोजन है, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर
गैसेस, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, प्लस वाटर वेपर, ये वाटर वेपर, ये हमारा बनता है एटमॉस्फेयर। तो हमारे अर्थ में गैसेस में कौन कौन है? नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अदर गैसेस विथ वाटर वेपर। तो नाइट्रोजन गैस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रीडोमिनेट करते हैं, दे आर मींस उनकी संख्या ज्यादा है एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन इज मोर, नाइट्रोजन परसेंट का हिसाब से अगर चलते हैं तो 78% इनका जो है परसेंटेज बाय मास, दिस इज 78% नाइट्रोजन है आपका। और इसको बोलेंगे हम लोग 21% ऑक्सीजन, रेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद रेस्ट अदर गैसेस है। तो दीज आर द नेचुरल कंपोजिशन ऑफ एयर इन आवर एटमॉस्फेयर, ये हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक है। तो कभी कभी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये मेजर गैसेस में से हैं। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन अगर बात करते हैं तो टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट हाउ मेनी परसेंटेज, नाइट्रोजन की बात करें और ऑक्सीजन की बात करें तो ये कितने परसेंट आपके कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टोटल 78 प्लस एट दिस 21, दिस इज 99%। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर का ज्यादा कंपोजिशन 99.9% जो हिस्सा है, 99% वो हमारे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है। 99% ऑफ आवर टोटल एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और बाकी 1% में अदर गैसेस आ जाते हैं। नाइट्रोजन और ये कंपोजिशन जो है एयर का, वो हर जगह एक जैसा बना नहीं रहता है। अगर बात करेंगे हम कोस्टल एरियाज की, कंपोजिशन ऑफ एयर इज नॉट सेम एवरीवेयर। यहां पर बात नोटिस कीजिएगा कि कंपोजिशन ऑफ एयर, कंपोजिशन ऑफ एयर इज नॉट सेम एवरीवेयर, नॉट सेम एवरीवेयर। एयर का जो कंपोजिशन है वो हर जगह सेम नहीं होता है, और इट चेंजेस स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इट चेंजेस slightly from place to place, ये प्लेस टू प्लेस क्या होता है? बदलता है। अगर कोस्टल एरियाज की बात करेंगे तो वहां पर मॉइस्चर ज्यादा होते हैं, तो वहां मॉइस्चर की कंटेंट बढ़ जाएगी। एयर एट कोस्टल एरियाज हैज मोर वाटर वेपर। अगर बात करेंगे कोस्टल एरियाज की, तो एयर इन कोस्टल एरियाज हैव मोर वाटर वेपर। एग्जांपल में अगर बात करें, इन केस ऑफ कोस्टल एरिया, इन केस ऑफ कोस्टल एरियाज, तराई क्षेत्र, कोस्टल एरिया, there is more water vapor, more water vapor, इसमें बहुत सारे वाटर वेपर होते हैं। कोस्टल एरियाज में there are more water vapors than inland areas, inland एरियाज की अपेक्षा कोस्टल एरियाज में ज्यादा वाटर वेपर होते हैं। एयर कंटेन मोर वाटर वेपर, मतलब कि अगर एयर का कंपोजिशन जो है वो प्लेस टू प्लेस बदलता है, सीजन टू सीजन भी बदल सकता है। बिकॉज अगर मान लीजिए रेनी सीजन आ जाए तो इस हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ जाएगा इन रेनी सीजन में। तो इन रेनी सीजन व्हाट द मॉइस्चर कंपोनेंट, मॉइस्चर इन रेनी सीजन में, बरसात के दिनों में, द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर, द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर
इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। ये परसेंटेज जो है सीजन में बदल सकते हैं, एरियाज अलग अलग स्थितियों पर बदल सकते हैं। तो दीज आर द कंपोजिशंस व्हिच स्लाइटली फ्लक्चुएट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सीजन टू सीजन एंड सो ऑन। प्लेस टू प्लेस, सीजन टू सीजन आपके जो है कुछ कंपोनेंट्स एयर के उतार चढ़ाव में आ सकते हैं, क्योंकि सीजन में रेनी हो गया तो ठंड, वर्षा पड़ेगा, वर्षा का बूंद वेपर को बढ़ा देगा। अब कंपोनेंट ऑफ एयर में वी नो, हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में कोई है तो वो है नाइट्रोजन। तो कभी कभी किसी आगे जब प्रॉब्लम बनाइएगा, कभी कभी पढ़िएगा, तो हम लोग वाटर को एज ए सॉल्वेंट ट्रीट करते हैं। वाटर इज ट्रीटेड एज ए सॉल्वेंट, क्यों? वो ज्यादा मात्रा में होता है। कभी कभी गैसियस मिक्सचर में नाइट्रोजन को सॉल्वेंट के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो ये जो है कंपोजिशन ऑफ एयर में हम लोग फादर क्लास में पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन अब चलते हैं हम लोग नाइट्रोजन पर, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर का एक बड़ा हिस्सा होता है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन इट इज 78%, इट इज 78% ऑफ टोटल गैसेस, कुल गैसों का ये अकेले जो है हमारे नाइट्रोजन 78% है। ये आप इसको सांस में यूज करते हैं, नॉट एसेंशियल, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, नॉट एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग के लिए एसेंशियल नहीं है, और ना ही सांस लेने पर इसका कुछ नुकसान है। इट इज नॉट एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, ऐसे ब्रीदिंग में सहायक नहीं है लाइक ऑक्सीजन, और ना ही ये हार्मफुल है, नॉट एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। इट नाइदर बर्न्स, नॉट सपोर्टर ऑफ बर्निंग। इट नाइदर, ये ना ही जलता है, नाइदर बर्न्स एंड नॉर इट इज सपोर्टर ऑफ बर्निंग, ना ही ये क्या है, सपोर्टर है, सपोर्टर ऑफ बर्निंग, ना ही ये बर्निंग में सहायक है। इट इज, देखिए नाइट्रोजन जो है इट नाइदर बर्न्स, ये ना ही जलता है ना जलने में सहायक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से लैस है नाइट्रोजन। सपोर्ट में करेंगे ना सपोर्टर में सहायक हो गए। इट इज वेरी अनरिएक्टिव, इट इज वेरी अनरिएक्टिव, लेकिन देखिए हमारे नाइट्रोजन साहब बहुत, नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, अनरिएक्टिव। ये अनरिएक्टिव है, ऑक्सीजन की तरह नहीं, तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन तुरंत ऑक्सीडाइज कर देगा, तो नाइट्रोजन स्टिल बैठा रहेगा। इट विल नॉट हार्म, नाइदर सपोर्ट नॉर बर्न, ना ही रिएक्ट। बहुत लेस केस में, बहुत फ्यू केसेस में ये रिएक्ट करते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। इनके पास देखिए ये सब चीज के, इट इज कलरलेस, आप इसको देख नहीं सकते हैं, इट इज कलरलेस, बिना कलर के साथ है, कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। हमारा नाइट्रोजन में ना ही कोई स्वाद है, ना ही कोई कलर है, ना ही कोई ऑर्डर है, इनमें ना ही ऑर्डर है, ना ही स्वाद है, ना ही इनका कुछ गंध है। इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये अल्प मात्रा में, बहुत ही अल्प मात्रा में, इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में क्या है, बहुत स्लाइटली सॉल्युबल है, बहुत हल्की मात्रा में ये सॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ऑल लिविंग थिंग नीड नाइट्रोजन कंपाउंड। जैसे कि हम सभी क्या होते हैं, नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में तो हम इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन पौधे जो हैं कभी कभी गैसियस फॉर्म में उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। वी कैंट यूटिलाइज गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन डायरेक्टली फॉर आवर पर्पस ऑफ ग्रोथ एंड ऑल। लेकिन नाइट्रोजन यूजफुल नहीं है, लेकिन उसके कंपाउंड्स जो हैं वो हमारे ग्रोथ के लिए बहुत महत्व रखते हैं। उसमें से है प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, ये जो है ये यूजफुल है हमारे हेल्थ के लिए। इट इज, पहला चीज की ये स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर में,
तो अब बात करेंगे ऑल लिविंग थिंग इन नाइट्रोजन कंपाउंड। नाइट्रोजन का कंपाउंड, नॉट नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड is very useful इसके लिए यूजफुल है फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर ग्रोथ। चूंकि प्रोटीन वगैरह सब नाइट्रोजन से ही बनता है, नाइट्रोजन रहना एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटीन का। तो हम लोग नाइट्रोजन के बारे में, एयर में जो सबसे ज्यादा परसेंट में गैस है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने के दौरान हम ये पाते हैं कि पूरे वायुमंडल, हमारे वायुमंडल का 78% हिस्सा अकेले नाइट्रोजन है। जैसे कि सोलर सिस्टम में 99% हिस्सा अकेले सूरज का होता है, उसी तरह से हमारे नाइट्रोजन का हिस्सा यहाँ पर सबसे अधिक रखा होता है। इट इज एसेंशियल फॉर, नॉट एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। ये आपके ब्रीदिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट एसेंशियल। ये ना ही जलता है, नाइट्रोजन नाइदर बर्न्स एंड नॉर इट इज सपोर्टर ऑफ बर्निंग, ना ही ये बर्निंग के लिए सपोर्ट करता है। ये बहुत ही अनरिएक्टिव है, ऑक्सीजन के उल्टा। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ बर्निंग। इट इज ए कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, ना ही कोई उसका गंध है। ये पानी में अगर इसकी घुलनशीलता पर जिक्र की जाए तो इसकी घुलनशीलता वाटर में बहुत कम है, वेरी लेस। नाइट्रोजन का हम डायरेक्ट इनहेल एक्सेल करके इससे कोई बेनिफिट नहीं पा सकते हैं। अगर मान लिया हवा है, नाइट्रोजन को इनहेल किए एक्सेल किए, उससे कोई फायदा नहीं है, उससे हमारे शरीर में कुछ वो अपना खास करिश्मा दिखाने नहीं जा रहा है। लेकिन अगर बात करेंगे नाइट्रोजन के बारे में, तो नाइट्रोजन जो है कंपाउंड्स के रूप में ये हमारे शरीर में बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन, एमिनो एसिड्स और सो मैनी कंपोनेंट्स के लिए, प्रोटोप्लाज्म का आपका कंपोनेंट देखा जाए तो उसमें भी नाइट्रोजन वगैरह। तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन कंपाउंड इज वेरी यूजफुल फॉर प्लांट एंड एनिमल फॉर देयर ग्रोथ, नॉट नाइट्रोजन गैस। इसके कंपाउंड जो होते हैं वो बहुत बेनिफिशियल है आपके ग्रोथ के लिए। तो हम ज्यादा हिस्सा वाली जो गैस हमारे एटमॉस्फेयर में है उसमें से एक था नाइट्रोजन। अब पढ़ने जा रहे हैं हम ऑक्सीजन के बारे में। दूसरा सबसे ज्यादा हिस्सा में पाया जाता है, सेकेंड मोस्ट अबाउंडेंट गैस इन आवर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गैस वो है हमारा ऑक्सीजन। दिस इज ऑक्सीजन, सेकेंड मोस्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसे लोग प्राणवायु कहते थे। तो ऑक्सीजन क्या है, ये है कलरलेस, कलरलेस। दूसरा, कलर के साथ नो स्वाद, एकदम सिमिलर टू नाइट्रोजन। अगर मान लें कि इसके कलर टेस्ट के बारे में पूछा जाए, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस, एंड ऑर्डरलेस। कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में। ये भी क्या है, स्लाइटली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। ये बहुत अल्प मात्रा में पानी में घुला होता है। मतलब 100 मिलीलीटर में करीब करीब 30 ml ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। 30 शायद 30 या 3। तो ये जो है कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस गैस है, और ये बहुत अल्प मात्रा में पानी में घुलनशील होता है। और इतनी ही कम घुलनशीलता में अगर पानी में है नाइट्रोजन, तो हमारे जीव जगत के लिए ये बहुत फायदेमंद है। मतलब अल्प मात्रा में घुलनशील है, और अल्प मात्रा में घुलनशील होने के कारण ये हमारे इसमें रहने वाले जीव जंतु, खासकर एक्वेटिक एनिमल्स, कैन सर्वाइव इन दिस एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट में ऑक्सीजन के चलते जो है एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव करते हैं। दे हैव डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनके लिए अलग अलग तरह के ऑर्गन्स बने हुए हैं ब्रीथ करने के लिए, और वो डिसॉल्व ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर
और स्लाइट सॉल्युबल है वो पूरे लिविंग किंगडम, एक्वेटिक लिविंग किंगडम को अफेक्टेड रहता है, और स्लाइटली सॉल्युबल है, और लेकिन हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन ज्यादा परसेंट में है। तो कहने का अर्थ है कि अगर ऑक्सीजन एक्वेटिक एनवायरनमेंट में कम है तो उसमें रहने वाले जीव जो हैं ऑक्सीजन को पाने के लिए रेस्पायर फास्ट करेंगे, दे रेस्पायर फास्ट। तो ऑक्सीजन के बारे में पढ़ रहे हैं लोग, इट इज कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड स्लाइट सॉल्युबल इन वाटर। जहां भी ऑक्सीजन ज्यादा होगा हम नॉर्मल रिलैक्स चलेंगे, सांस कोई तेजी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां ऑक्सीजन कम हुआ हमारा बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा और हम तेजी से रेस्पायर करेंगे कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पुल अप करें। तो ये स्लाइट सॉल्युबल है वाटर में। तो वाटर में स्लाइट सॉल्युबल होने के बाद क्या होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेशन जो है वो फास्ट हो जाता है। रेस्पिरेटरी रेट आप फास्ट कीजिएगा उसकी कंप्लिसेंसी को दूर करने के लिए। तो उसको यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में है, उसके अभाव को दूर करने के लिए। तो अब यहाँ पर नाइट्रोजन में हम लोग देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के बाद जो है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में पहला पॉइंट हम लोग देखा कलरलेस है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है एंड स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है। इसमें ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर लिविंग थिंग। अब जो है ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग के लिए ये ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है, और लिविंग थिंग के लिए जरूरत है ही, और ये जो है सपोर्ट करता है बर्निंग को। ऑक्सीजन ऑल्सो सपोर्ट कंबशन, ऑक्सीजन ऑल्सो सपोर्ट कंबशन। ये सपोर्ट करता है, सपोर्ट कंबशन को आपको सपोर्ट करता है। इट ऑल्सो सपोर्ट कंबशन। ऑक्सीजन सपोर्ट लाइफ एंड कंबशन। इसमें क्या है कि एयर सपोर्ट कंबशन, चूंकि एयर में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करता है, इसलिए हमारा एयर भी ऑक्सीजन के कारण सपोर्ट करता है कंबशन को। सो ऑक्सीजन, ड्यू टू ऑक्सीजन एयर क्या करता है, एयर इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। ये सपोर्टर होते हैं, सपोर्टर ऑफ कंबशन। एयर सपोर्ट करते हैं कंबशन को। मतलब जब भी एयर ऑक्सीजन गया, कार्बन आया, तो इसके साथ जैसे बर्न करेंगे तो ये दोनों आपस में तुरंत रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे। तो मतलब ऑक्सीजन का होना जरूरी है कंबशन के लिए। एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग सब्सटेंस। एयर जो है कंबशन है, एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। ये जलने के लिए भी सहायक है। माचिस का तीली वहां पर जलाइए जहां हवा नहीं है, वो नहीं जलेगी। तो एयर इज सपोर्टर ऑफ बर्निंग। एयर इज सपोर्टर, सेम थिंग एज कंबशन, सपोर्टर ऑफ बर्निंग। ये बर्निंग के लिए सहायक है हमारे। बर्निंग, एयर इज सपोर्टर ऑफ बर्निंग। अगर मान लीजिए कि क्या होता है कि एयर कैसे करेंगे कि अगर मान लीजिए कि हम बर्निंग कैंडल है, अगर हम बर्निंग कैंडल के साथ में मोमबत्ती ले जाए, मोमबत्ती कैंडल रखें, उसको एक ग्लास कवर से ढक देते हैं। तो ग्लास कवर से ढकने के बाद वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन वहाँ बहुत कम अमाउंट में रहने वाला गैस होता है, जिसके कारण हमारी जली हुई मोमबत्ती जो है बुझ जाती है। और ऑक्सीजन बराबर कंज्यूम होने के कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता गया, और उस कार्बन डाइऑक्साइड के एवज में हमारी जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाती है। तो दिस इज व्हाट वी थिंक वी स्टडी अबाउट द ऑक्सीजन। बर्निंग कैंडल्स के बारे में देखें, और बहुत सारा ऑक्सीजन के बाद हम लोग चलते हैं। थर्ड मोस्ट अबाउंडेंट गैस इज योर कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन बहुत ही बेनिफिशियल गैस है और बहुत ही इसका उपयोग है हमारे प्लांट किंगडम के साथ, और उससे जुड़ी हुई है हमारी उपयोगिता है। थर्ड मोस्ट अबाउंडेंट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। थर्ड मोस्ट अबाउंडेंट गैस इन आवर एटमॉस्फेयर, और वेरी इंपॉर्टेंट गैस। थर्ड मोस्ट अबाउंडेंट के साथ होते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्लांट एंड एनिमल्स कंज्यूम O2 फॉर रेस्पिरेशन। प्लांट
and animal consumes O2 for respiration. Plant and oxygen consume O2 for respiration and produce CO2. प्लांट और एनिमल, हम लोग दोनों कोई, पौधे और जंतु दोनों कोई रेस्पिरेशन में, खासकर रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो लेते क्या है? ऑक्सीजन और देते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल से लेते हैं ऑक्सीजन और प्रोवाइड करते हैं हम वायुमंडल को कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस इज एक्सचेंज प्रोसेस विथ आवर एटमॉस्फेयर। माने लेना है तो उसको देना भी है, ट्रांसपोर्ट भी करना है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में मतलब कि हम लोग प्लांट एंड एनिमल क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के दौरान लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। इट मेक्स ए स्मॉल कंपोनेंट ऑफ एयर। ये जो है सबसे स्मॉल कंपोनेंट है। 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। और फास्ट डिफॉरेस्टेशन से, बहुत तेजी से वी आर डिफॉरेस्टिंग द फॉरेस्ट। इससे क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेप्टर को ही खत्म कर रहे हैं। इससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हमारे वायुमंडल में बढ़ता जा रहा है। तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद ये 0.03% आज कह रहे हैं, कुछ दिन के बाद बढ़ के कुछ और हो जाएगा। तो स्मॉल कंपोनेंट, द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द परसेंटेज ऑफ CO2 in our atmosphere is about 0.03%। कितना होता है हमारे एटमॉस्फेयर में? ये 0.03%। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हम रिलीज करते हैं? वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में रिलीज करते हैं। मतलब कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलता है। वी टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। हमारा एटमॉस्फेयर हमें ऑक्सीजन दे रहा है। वी आर जस्ट बैक कार्बन डाइऑक्साइड, उसका कुछ यूज किए, यूज करके फिर नेचर को रिटर्न कर दिए। तो दीज आर द प्रोसेस गोइंग ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ CO2। We are studying about CO2, sorry. तो properties of CO2 में it is a colorless, odorless gas. First, it is colorless. एक तो colorless, odorless gas. ये odorless gas। दूसरा चीज, इसकी अगर स्वाद की बात करेंगे तो थोड़ा खट्टा लगता है, थोड़ा हल्का खट्टा होता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो H2O से हमारे वायुमंडल में मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी उसके साथ मिलता है, तो वहां एक एसिड का निर्माण होता है, कार्बोनिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। और चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है कार्बोनिक एसिड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर क्या हो जाएगा? एसिडिक। इट इज स्लाइटली एसिडिक, मतलब वीक एसिड। इट इज स्लाइटली, ये क्या हो गया हमारा? स्लाइटली एसिडिक। ये स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। ये एसिडिक होता है हमारे नेचर में। उसी तरह से है जिस तरह से नाइट्रोजन ना बर्न करेंगे ना बर्निंग में सपोर्ट करेंगे। नाइदर बर्न्स नॉट सपोर्ट इन बर्निंग। बर्निंग में ये सपोर्ट नहीं करता है आपको, ना ही जलता है। आप सबसे कम परसेंट कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नाइट्रोजन में। तो इतना स्मॉल परसेंट के बावजूद भी ये हमारे एटमॉस्फेयर को सरवाइव करने के लिए बहुत जरूरी है। मतलब दो इट इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एयर। जबकि इसकी क्वांटिटी बहुत कम है, लेकिन हमारे एयर के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा तो ग्रीन प्लांट,
जितना ज्यादा ग्रीन प्लांट के लिए उपयोगी है उतना ज्यादा हमारे लिए है, क्योंकि ग्रीन प्लांट रहेंगे तभी हम लोग रहेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रीन प्लांट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ज्यादा ग्रीन प्लांट के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रीन प्लांट बिकॉज दे हैव टू मेक देयर फूड, दे हैव टू मेक देयर फूड। क्या होता है? मेक देयर, उनको फूड बनाने की आवश्यकता होती है, भोजन बनाने की आवश्यकता होती है, भोजन बनाने की आवश्यकता होती है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अब हम लोग देखेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ग्रीन प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। किसके किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन presence of sunlight, CO2 and what? CO2 and water। ग्रीन प्लांट में एक स्पेशल कंपोनेंट होता है जिसको हम लीव्स में, हरे लीव्स में, उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इट प्रिपेयर्स its own food। देखिए ग्रीन प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक ना। इन प्रेजेंस ऑफ फूड, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यू कैन राइट हियर, यहां पर क्लोरोफिल। In presence of sunlight and chlorophyll, green plant जो होते हैं, in presence of sunlight, chlorophyll, CO2 and water, green plant can prepare their own food। Water, green plant, जितने भी green plant हैं, green plant prepare their its own food। तो सो green plant क्या है? एक बहुत नेचुरल प्रोड्यूसर है, प्रकृति के प्रोड्यूसर्स हैं। दे प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग उनका कंज्यूम करते हैं। तो सो ओनली ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स एंड दे प्रोड्यूस फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस द्वारा ही फूड को प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस द्वारा फूड को प्रिपेयर करते हैं, और फोटोसिंथेसिस द्वारा जब फूड को वो प्रिपेयर करते हैं हम उनका कंज्यूम करते हैं। सो ऑल फूड विच वी ईट, जितने भी फूड हम लोग खाते हैं, आप देख रहे हैं कि क्या खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। तो प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट, इनके मिलावट का चीज खा रहे हैं। ये सब आपस में मिले हुए हैं। वी आर गेटिंग द एनर्जी फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड से हाइड्रोजन, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। तो मतलब इनमें कार्बन डाइऑक्साइड का अंश रहता है। विदाउट CO2, अगर CO2 देखिए 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर इतना कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत स्मॉल परसेंटेज में है, और कितने प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, अगर इतना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे वायुमंडल में ना रहे तो ऑक्सीजन से तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन गायब हुआ तो वी विल नॉट सर्वाइव। बट अगर एक भी कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर नहीं रहता है तो वी कैंट सर्वाइव। हाउ डू प्लांट प्रिपेयर, कैसे प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे और कैसे हम उनसे भोजन ग्रहण कर पाएंगे। सो नेचर का इकोसिस्टम बैलेंस होने के लिए इन गैसों को भी बैलेंस वे में रखना पड़ेगा। दे आर ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड। अगर इफ वी आर डूइंग, कोई हम इन नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इनके बैलेंस पर, संतुलन पर अगर हम असर डाल रहे हैं तो वी आर, अपने आप पर हम असर डाल रहे हैं। तो सो हम लोग को नेचर के साथ तालमेल बना के चलना चाहिए। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि कम परसेंटेज में ये कितना ज्यादा फंक्शनल है। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर वाटर वेपर, अब हमारे एटमॉस्फेयर में एक अलग कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं वाटर वेपर। वाटर वेपर, वाटर वेपर क्या है? वी विल स्टडी अबाउट द वाटर वेपर। तो वाटर वेपर में एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस। पहला बताए नाइट्रोजन, दूसरा बताए ऑक्सीजन, थर्ड इज योर कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ कम्स वाटर वेपर। जहां भी एयर है
वहां वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने आप डिस्पर्स्ड हैं, छोटे छोटे बूंद में वेपर्स के रूप में ये उड़ रहे हैं। और खासकर ज्यादा टेम्परेचर पर तो परसेंटेज कम हो जाती है, लेकिन जैसे टेम्परेचर डाउनफॉल होता है तो वहां वाटर वेपर अपने आप उसका सक्रियता बढ़ जाता है। तो वाटर वेपर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर एयर। तो एयर कंटेन्स क्या होता है? एयर कंटेन्स वाटर वेपर। एयर कंटेन्स वाटर वेपर। एयर में क्या होता है? वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर। When air comes in contact with cool, जैसे कि मान लीजिए एयर कंटेन्स वाटर वेपर, इसको ठंडा किए, जैसे ठंडा किए तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? चपकते जाते हैं, मतलब आपस में क्लोज आते हैं। क्लोज आने के साथ उनके बीच एक बॉन्ड बंध बन जाता है। तो when air contains water vapor, when air comes, when air comes in contact with cool surface, in contact with cool surface, अगर ये cool surface के साथ कांटेक्ट बना लेता है तो देखिए, ठंडा से कहने का अर्थ है कि मॉलिक्यूल्स कमिंग क्लोज, दूर से अर्थ है कि गोइंग फार, दे आर रैंडम मोशन आने लगता है। टेम्परेचर डिक्रीज करने पर ये एकदम सिस्टमैटिक पैटर्न में आते हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर सिस्टमैटिक पैटर्न को तोड़ देते हैं और अनसिस्टमैटिक हो जाता है। तो दीज आर थिंग, व्हेन एयर कम्स इन कांटेक्ट विथ कूल सरफेस, इट कंडेंस, ये कंडेंस करते हैं, एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर, seen on the surface, मतलब बात यही है कि अगर वाटर वेपर है तो हम लोग पहले भी पढ़े कि यहां पर आइस है, तो आइस हमारा क्या है? ये सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है। इसमें देखिए थोड़ा ज्यादा सिस्टमैटिक है आइस इज मोर सिस्टमैटिक बिकॉज टेम्परेचर कम होने से मॉलिक्यूल्स अपने ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में आते हैं। जैसे कि जैसे जैसे टेम्परेचर, जैसे ये हवा में पानी है, जिधर मन उधर ये घूम रहा है, इसके टेम्परेचर हाई है, ये बॉक्स बनता फिर रहा है वाटर वेपर। तो जैसे टेम्परेचर हम कम किए तो ये थोड़ा सिस्टमैटिक, मॉलिक्यूल्स थोड़े क्लोज आने शुरू कर दिए आपस में, थोड़ा एकदम सिस्टम को फॉलो करने लगे, एकदम डिसिप्लिन, जैसे बेल की घंटी लगती है और वी कम इन ए प्रेयर, हम लोग प्रेयर प्रार्थना में आ जाते हैं, तो उसी तरह से ये मॉलिक्यूल जैसे टेम्परेचर कम हुआ, समझो ये प्रे करने लगते हैं, एक साथ एसोसिएट हो जाते हैं। छुट्टी होती है ये उड़ने लगते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये भागने लगते हैं। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं कि ये एसोसिएट करते हैं। एसोसिएट करने का अर्थ है कि उनके बीच मध्य एक आकर्षण बल हो जाता है, और उसके कारण आइस क्या होते हैं कि जब इनको हीट करते हैं तो वो लिक्विड में, मतलब H2 वाटर में कन्वर्ट कर जाता है, और ज्यादा हीट करेंगे तो वो वाटर H2O गैस में कन्वर्ट, वेपर में कन्वर्ट कर जाएगा। गर्म करने पर वेपर बनता है जो कि गैसियस स्टेट है। आइस को जब टेम्परेचर दिए और वही वेपर को जब हम टेम्परेचर खींचे तो ये क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स आपस में कम, दूर दूर मॉलिक्यूल्स थे वो आके क्लोज कांटेक्ट में हो गए, क्लोज कांटेक्ट में वाटर के रूप में आ गए। तो क्या कहें कि व्हेन एयर कम्स इन कांटेक्ट विथ कूल सरफेसेस, जब हवा ठंडी सरफेसेस के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो कंडेंस एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और वो ड्रॉप्स ऑफ वाटर में आपको दिखाई देंगे, और ज्यादा कंडेंस हो जाएंगे तो वो सॉलिड में दिखाई देंगे, आपको आइस में दिखाई देंगे। तो ये वाटर वेपर है विच इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। अब हम पढ़ेंगे कि वेपर वाटर, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर वाटर साइकिल ऑल्सो। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है, एक वाटर साइकिल का अहम हिस्सा, अहम किरदार निभाता है। वाटर वेपर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। क्यों कि वाटर वेपर जो होता है, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में है, टेम्परेचर कुछ
टेम्परेचर का बढ़ना घटना, टेम्परेचर कुछ बढ़ा, वाटर वेपर राइज कर दिया, राइज होने के बाद जब हाई एल्टीट्यूड पर जाता है वहाँ ठंडा हो गया, तो ठंडा हुआ तो मॉलिक्यूल्स बोल ही रहे हैं आपस में क्लोज आएंगे तो वो एक रेन का रूप ले लेंगे, वाटर का रूप ले लेंगे, और वही रेन के रूप में वो हमारी पृथ्वी तक पहुँचेंगे और हमारे वातावरण को थोड़ा ठंडा करेंगे। ये हमारा वाटर साइकिल था। एंड वाटर वेपर ब्रिंग्स रेन, अगर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है तो वो रेन लाता है। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारे एयर में और क्या है। अब कुछ एलर्जी वाले पार्टिकल्स आ गए, कुछ हमको डिस्टर्ब करने वाले पार्टिकल्स आ गए। मतलब अब तक तो नाइट्रोजन था, उसको हम लोगों से कुछ लेना देना था नहीं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर के अंदर का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ऑक्सीजन वेरी एसेंशियल था, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत एसेंशियल था, वाटर वेपर इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल बिकॉज इट मेंटेन्स द वाटर साइकिल इन आवर एटमोस्फेयर। और ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाते थे और वही भोजन, उन्हीं का भोजन हम, बनाया हुआ भोजन हम खाते हैं। तो सो दीज 4 गैसेस वे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वाज प्रेजेंट इन आवर एटमोस्फेयर। ये हमारे एटमोस्फेयर में मौजूद थे, लेकिन कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग एजेंट्स भी मौजूद हैं। दिस डिस्टर्बिंग एजेंट्स मतलब कि ये 5 हमारे एटमोस्फेयर में, आपका डस्ट एंड स्मोक, ये कुछ हमें डिस्टर्ब करने वाले हैं। इसमें क्या होता है, स्मोक क्या कंटेन करता है, फाइन कार्बन पार्टिकल। इट कंटेन्स फाइन कार्बन पार्टिकल्स, इसमें फाइन कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, एंड सम गैसेस और कुछ गैसेस होते हैं। स्मोक और वही फॉग के साथ जो है, शुरू में जो उजला उजला कुहा होता है, उसके साथ ये स्मॉग मिलके एक बहुत अच्छा स्मॉग बना देता है। स्मॉग, SMOG, इसको हायर क्लास में पढ़ेंगे। स्मोक इट कंटेन्स फाइन कार्बन पार्टिकल्स एंड सम गैसेस। इसमें कुछ फाइन कार्बन के पार्टिकल्स हैं, कुछ गैसेस हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड, कैसे बनता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग। क्या चीज का बर्निंग, बहुत सारे चीज का बर्निंग, जैसे कि लकड़ी का जलना, बर्निंग ऑफ वुड produces CO2, burning of wood produces CO2, कोल, ये भी कार्बन डस्ट मतलब स्मोक प्रोड्यूस करता है, कोल हो गया, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, दीज ऑल थिंग्स जो है हमारे जितने भी फैक्ट्री वगैरह से इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट होते हैं, जहाँ कहीं भी इंडस्ट्री वगैरह रहता है तो वहाँ खासकर इस तरह की चीज बराबर आकाश में देखने के लिए मिलेगी आपको कि काला काला धुआं जो है जस्ट गोइंग अपवर्ड और ऊपर जाके काला डस्ट का निर्माण कर देता है, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर एटमोस्फेयर। लेकिन इंडस्ट्रीज भी चलानी है हम, क्योंकि वो भी हमें यूजफुल चीज देते हैं। तो ये क्या होता है कि दिस वाज द स्मोक पार्टिकल और डस्ट इज ऑल्सो, देयर आर सो मेनी डस्ट, जैसे कि हस्क का डस्ट, ग्रेन्स का डस्ट, सैंड के डस्ट, ये सब थोड़े थोड़े आपस में उड़ते रहते हैं, जो हल्के हुए वो डस्ट बन के उड़ते रहते हैं। और जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं अगर, तो उस केस में ये डस्ट हमको क्या करते हैं कि हमारे त्वचा के साथ, हमारी आंखों के साथ, हमारे नाकों के साथ, हमारे मुंह के साथ ये अटैच हो जाते हैं और क्या होता है कि कुछ एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं, सम हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो डस्ट एंड स्मोक जनरली रिलेटेड टू आवर हेल्थ प्रॉब्लम, ये अगर लिविंग क्रीचर हैं तो उनके हेल्थ से ये खिलवाड़ करते हैं। हाउ डज ऑक्सीजन, कैसे ऑक्सीजन जो है अवेलेबल होता है, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम्स अवेलेबल टू एनिमल्स। ऑक्सीजन बताइए तो हम लोग कैसे मिलता है ऑक्सीजन, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम, हाउ डज ऑक्सीजन becomes available to the animals, ये ऑक्सीजन कैसे एनिमल को मिलता है, तो एनिमल को कैसे मिलता है,
जैसे देखिए, सब एनिमल तो लैंड के ऊपर रहते नहीं हैं, सब एनिमल जमीन के नीचे नहीं रहते हैं, और सब एनिमल स्पेस में रहते नहीं है। मीन्स वी आर ओनली टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और मिट्टी में रहने वाले जीव जंतु। तो जो ऑर्गेनिज्म मिट्टी में रहते हैं, सम जैसे अर्थवर्म मिट्टी में रहता है, तो उसका स्किन की बनावट भी इस तरह से है कि वो मिट्टी में फंसे हुए ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेता है। मिट्टी में जो भी ऑक्सीजन होता है तो उसको कैप्चर करता है। तो एनिमल्स विच लिव इनसाइड द सॉइल, मतलब इसमें पहला पॉइंट, सॉइल, एनिमल लिविंग इनसाइड द सॉइल, एनिमल लिविंग inside the soil get oxygen for breathing from air present in spaces between the soil particle मीन्स जो भी और एनिमल्स हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, वो ऑक्सीजन ब्रीदिंग के लिए कहाँ से लेते हैं कि मिट्टी के छोटे छोटे जो कण होते हैं वो काफी अच्छे से रहते हैं, इनके स्पेस के बीच जो है वो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, oxygen is present in soil particle and it helps soil organism called, it helps earthworm. We can write earthworm, name से earth पर का earthworm, it helps earthworm टू ब्रीथ, उसको ब्रीथ करने में मदद करता है। सीरियर एनिमल लिविंग, यहां पर जो भी एनिमल रह रहे हैं, एनिमल लिविंग इनसाइड द सॉइल गेट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन पाते हैं, और गेट ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग फ्रॉम एयर प्रेजेंट इन स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल में जो स्पेस होता है उससे वो ग्रहण करते हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट व्हेन इट रेन्स हैवीली, जब बड़ी वर्षा पड़ती है, जब भारी बारिश होता है, तो देखते हैं कि अर्थवर्म जो है व्हेन इट रेन्स हैवीली, जब ये भारी वर्षा पड़ने लगती है तो सॉइल के बीच में क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रैप्ड होता है। तो ये ऑक्सीजन जैसे वर्षा इसके अंदर गया, ऑक्सीजन आउट हो गया, ऑक्सीजन आउट, H2O एंटर्स, ऑक्सीजन आउट। देखिए जैसे हम बता रहे हैं कि जैसे रेन, ड्यू टू हेवी रेन्स, यहाँ पर समझिएगा कि क्यों अर्थवर्म आते हैं रेनी सीजन में। During rainy season, after rain, these water molecules, ये वाटर के अणु enters the spaces between the soil particle, spaces between the soil particle, ये सॉइल पार्टिकल के स्पेस में चले जाते हैं। दीज आर द स्पेसेस, मान के चलिए सॉइल पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं, और ये स्पेस में यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पर पूरा ऑक्सीजन है, उतना नहीं, लेकिन अब जैसे वाटर इसमें गया, ऑक्सीजन बबल्स कम आउट, H2O एंट्री, ऑक्सीजन कम आउट, H2O एंट्री, जैसे जमीन के अंदर ऑक्सीजन कम्स आउट, H2O एंट्री किया और ऑक्सीजन कम्स आउट। तो मतलब कि जैसे बरसात होता है तो मिट्टी में जो एयर ट्रैप्ड है वो क्या होते हैं, फट से बुलबुला के रूप में बाहर आ जाते हैं, और ऑक्सीजन लैक हो जाता है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और सो अर्थवर्म कम्स आउट, इसलिए अर्थवर्म बाहर आते हैं ताकि उस ऑक्सीजन को फिर गैस को ले सके। तो सो ड्यूरिंग रेन earthworm comes
आउट ऑफ द सॉइल। अर्थवॉर्म जो है मिट्टी से बाहर आ जाते हैं। तो ये था ऑक्सवर्म। जैसे कि मान लीजिए कि सपोज अगर आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट को देखना चाहते हैं, अगर देखिए पहला चीज हम बताएं कि एयर और सॉइल के अंदर जो है हमारे गैस ट्रैप होते हैं। गैस कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सॉइल के भीतर रहते हैं। जब वो सॉइल के भीतर रहते हैं तो उन्हीं ऑक्सीजन का यूज करते हैं, लेकिन जैसे रेन आता है तो ऑक्सीजन क्या होता है, आउट हो जाता है और वाटर का एंट्री वहां हो जाता है उनकी जगह पर, वाटर उसमें फंस जाते हैं और ऑक्सीजन आउट। तो यहाँ पर ऑक्सीजन डिफिशियंसी चल रहा है, तो अर्थवॉर्म उसके अभाव में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, फट से ये आउट आ जाते हैं। सो दे कम्स आउट ऑफ द सॉइल। जैसे कि मान लीजिए कि लंप ऑफ आउट, अब मान लीजिए कि देखिए कॉटन बॉल्स वगैरह देखे होंगे, जैसे पानी डालते हैं तो वो सिकुड़ क्यों जाता है। यू हैव सीन कॉटन बॉल्स। देखिए ये कॉटन बॉल है, कॉटन बॉल, कॉटन बॉल। अब आफ्टर इसमें वाटर डाल रहे हैं, अगर वाटर, तो ये कॉटन बॉल जो होगा वो ऐसे हो जाएगा, देखिए ऐसे। तो क्यों, आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर ये कॉटन बॉल क्यों ऐसा हो गया, तो आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर कॉटन बॉल में चारों तरफ से एयर पैक था। क्या था, एयर 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 पैक था। जैसे इसमें हम वाटर डाले, एयर कम्स आउट, एयर कम्स आउट, एयर ट्रैप्ड एयर कम्स आउट, ट्रैप्ड एयर जो फंसा हुआ एयर था वो कम्स आउट, सॉरी ट्रैप्ड एयर कम्स आउट। और ट्रैप्ड एयर जब बाहर आते हैं तो वही चीज हमको कॉटन बॉल कैसा दिखाई देता है कि सूखा, मींस क्या हुआ, बेंड कर गया, सिकुड़ गया, सिकुड़ना करते हैं। तो कॉटन बॉल कम्स आउट, तो हम क्या समझेंगे कि इनके फाइबर्स, कॉटन के जो रेसे होते हैं उनके फाइबर्स होते हैं, उनके बीच एयर ट्रैप्ड था, एयर फंसा हुआ था। अब हम लोग लास्ट टॉपिक इसके पढ़ेंगे। व्हाट वाज योर चैप्टर टुडे? चैप्टर वाज एयर अराउंड अस एंड इट वाज योर चैप्टर 15। अब कुछ यूजेस ऑफ एयर, हम लोग लास्ट टर्म में यूजेस ऑफ एयर को पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ एयर, उपयोगिताएं क्या है हमारी एयर की क्या उपयोगिता है। पहला चीज हम लोग क्या करते हैं, मतलब यूज्ड इन ब्रीदिंग। फर्स्ट इट इज यूज्ड फॉर ब्रीदिंग, हम लोग के स्वास्थ्य ब्रीदिंग के लिए यूज है। दूसरा चीज कि अभी भी बहुत जगहों पर गोईठा, काऊ डंग पर खाना बनता है, तो उनको कैसे जलाएंगे, तो ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, मतलब बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सपोर्टर है, तो पूरे एयर की प्रॉपर्टीज हो गई सपोर्टिंग की। मान लीजिए जो मेजॉरिटी में जिसका फंक्शन होता है तो उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है। तो यहाँ पर एयर बर्निंग, फॉर बर्निंग फ्यूल्स, इट सपोर्ट्स बर्निंग फ्यूल्स को ये जलने में सहायक होते हैं। अब मान लीजिए कि आप चल रहे हैं, चलते चलते क्या हुआ कि टायर से हवा लीक हो गया, तो उस केस में आप गाड़ी पर चल पाएंगे, यू कांट वॉक ऑन द टायर्स। तो ऐसे करके आप देखते होंगे बहुत सारे पंप होते हैं जो कि उसमें टायर्स में हवा भरते हैं। तो हम लोग व्हीकल को चलाने के लिए, टायर्स को भरने के लिए एयर का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू फिल टायर, इट इज यूज्ड टू फिल टायर्स of various kind vehicle, of various kind vehicles, various kinds of vehicles। बहुत सारे गाड़ियों को चलाने के लिए जो है हम लोग इस एयर का उपयोग करते हैं। एयर प्रेशर चेक करके दिया जाता है टायर्स में। इट हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड, इट हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड। देखिए डिस्पर्सल मतलब सीडों के वितरण में, जैसे कि बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है हवा की, कि डिस्पर्सल ऑफ सीड। अगर डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय विंड करते हैं तो इसको बोलते हैं, खासकर पॉलन ग्रेन्स, सीड का डिस्पर्सल में बहुत, मतलब कि यहाँ का फसल वहां हो गया, दूसरी जगह पर
तो ये जो होता है कि डिस्पर्सल ऑफ सीड में हवा जो है मदद करता है सीड को डिस्पर्स करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में। इन मूवमेंट, नाव पर जब चलते हैं तो याच देखते हो कि हवा के झोंके से वो चलेगा। मीन्स जब भी ओशियन वगैरह में याच वगैरह चलता है तो मूवमेंट ऑफ याच। फोर्थ फिफ्थ, इन मूवमेंट ऑफ याच, ये सैर करने की नाव है याच। और सिक्स्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टू कंटिन्यू आवर वाटर साइकिल, टू helps in water cycle, helps in water cycle, helps in water cycle। वाटर साइकिल को मेंटेन करने के लिए ये जो है एयर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर 15 एयर अराउंड अस हैज बीन कंप्लीटेड। ये चैप्टर 15 आपका समाप्त हुआ। फर्स्ट लेक्चर थोड़ा छोटा चैप्टर था। अब हम लोग अगले लेक्चर्स में चैप्टर 16 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक जो 15th चैप्टर है उसको गौर से और अच्छे से उसको पढ़ना है। टिल देन आई से आई थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और व्यू करें। थैंक यू। आई वरुण सिंह।